हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग द हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे जिन्हें पढ़कर निश्चित ही आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को बेटर एज मिलेगी। बट उन सबके पहले आप लोग मेरे साथ ही 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट में पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे द हिंदू एनालिसिस की ये क्लास मेरे द्वारा पाथफाइंडर चैनल के ऊपर लाइव ली जाती है। कोशिश किया करो कि इस क्लास के अंदर लाइव जुड़ो। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों, अभी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अगर आप लोग अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोड यूज करते हो एसआरसी10, तो आप लोगों को 20% तक का डिस्काउंट अभी मिलने वाला है। साथ में मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। आज लास्ट डेट है 20% तक के डिस्काउंट वाले इस ऑफर की। अदरवाइज आपको 10% तक का ही डिस्काउंट जो है वो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर मिलेगा। आज हम लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडिटोरियल के ऊपर कि एडिटोरियल के अंदर क्या खासा है। बस 1 सेकंड देना मेरे को। तो एडिटोरियल के अंदर इंडिया लेक अ कंप्लीट पेडियाट्रिक कार्डियो केयर सर्विस। कार्डियो केयर सर्विस है, समझ पा रहे हो, दिल की। पेडियाट्रिक मतलब समझ पा रहे हो, बच्चों की। कई बार आपने मूवियों के अंदर देखा होगा कि एक बच्चे का जन्म होता है, डॉक्टर आता है, कहता है कि इसके दिल में छेद है या फिर इसके अंदर दिल में कुछ बीमारी है। बच्चों के अंदर ये दिल की बीमारी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अगर सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की माने, अटलांटा के अंदर यूएस की ये संस्था है, तो इसकी माने तो सबसे कॉमन डिसीज जो बच्चों के अंदर देखने को मिलती है उनमें से एक डिसीज ये है, कॉन्जेनिटल हेल्थ डिसीज, हार्ट डिसीज। अब आप कहोगे कि यार ये कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज क्या है, कौन सा नया नाम लिया है। कॉन्जेनिटल मतलब होता है बचपन से, हार्ट डिसीज मतलब दिल की बीमारी। तो बचपन से होने वाली दिल की बीमारी बच्चों के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलती है। लगभग 28% बच्चे इस तरीके की बीमारी झेलते हैं। साथ में 6 से 10% बच्चे जिनकी डेथ हो जाती है, उनकी डेथ का कारण कॉन्जेनिटल हेल्थ डिसीज, हार्ट डिसीज होती है। अब जब ये कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज की मैं बात कर रहा हूं, तो इसकी वजह से 75% बच्चे जिनको ये बीमारी हो रही है, उनमें से 75% बच्चों को अगर हम लोग प्रॉपर इलाज दें तो वो ठीक हो सकते हैं और वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। पर भारत के अंदर ये बीमारी का इलाज जो है वो इतने लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए। भारत के अंदर लगभग हर 100 में से एक बच्चा अपने बचपन में हार्ट डिसीज पाता है। मतलब लगभग 2 लाख के आसपास लोग, बच्चे जो जन्म लेते हैं, उनको हार्ट डिसीज भारत के अंदर होती है। पर उन 2 लाख बच्चों में से केवल 15,000 बच्चों का ही इलाज हो पाता है। अधिकतर बच्चों का भारत के अंदर इलाज ही नहीं होता। 30% तक इन्फेंट जो है वो इस तरीके के डिफेक्ट को झेलते हैं, कॉम्प्लेक्स हार्ट डिसीज जो है वो झेलते हैं, जिसकी वजह से उनको सर्जरी की आवश्यकता होती है। पर भारत के अंदर वो सर्जरी भी उन बच्चों की नहीं हो पाती है। ऐसी कंडीशन के अंदर कई सारी एनजीओ वगैरह यहाँ पर काम कर रही है, जो माताओं को, जो सरकार के सामने ये चीज रख रही है कि बच्चों को बचपन में हार्ट डिसीज के प्रति ठीक किया जाना जरूरी है, उनके प्रति इलाज किया जाना जरूरी है। बचपन में जब उनका जन्म नहीं हुआ है, जब वो पेट के अंदर है ना, प्रेगनेंसी के दौरान में ही हार्ट की ऐसी डिसीजों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। साथ में बच्चे के अंदर क्या वो हार्ट डिसीज है या नहीं, उसका टेस्ट हो जाना, पेट के अंदर ही हो जाता है, वो चीज भी कर किए जा सकती है, पर भारत के अंदर अभी तक की जाती नहीं है। तो उन सारी चीजों की भी मांग जो है वो की जा रही है। साथ में केरला के अंदर हृदयम करके एक प्रोग्राम चलाया जाता है। हृदयम प्रोग्राम डिटेक्शन, मैनेजमेंट एंड सपोर्ट चिल्ड्रन जिनकी बचपन में हार्ट जो डिसीज है वो देखने को मिल रही है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कंप्रहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चलाते हैं, जो कि भी इस प्रकार की सर्जरी के अंदर बच्चों को मदद करता है। भारत के अंदर आयुष्मान भारत स्कीम है, जिसे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम भी कहा जाता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। उसके तहत 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस हर एक परिवार को दिया जाता है जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंदर आए हुए हैं। मतलब लगभग भारत के अंदर 10 करोड़ परिवारों को ये हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो दिया जाता है। तो इन सारे परिवारों को यहाँ पर 50 से 60 लाख लोगों को ये इंश्योरेंस जो है वो दिया जाता है। 5 लाख के आसपास का इंश्योरेंस जो है वो भारत के अंदर मिलता है। इतने लोग अभी ये इंश्योरेंस पाते हैं।
ऐसी कंडीशन में बच्चों के इलाज के लिए यहाँ से पैसा जो है वो इकट्ठा हो सकता है और बच्चों के इलाज के अंदर ये वाली स्कीम जो है मदद कर सकती है। इसके अलावा बेंगलोर के अंदर फ्लड एक बड़ा कारण करप्शन का बताया गया है इस एडिटोरियल के अंदर। क्या हुआ? बेंगलोर के अंदर भी बाढ़ आई। कई सारे एनालिस्ट का कहना यह है कि इस बाढ़ का कारण है रेनफॉल, ज्यादा बारिश होना। अभी जो बारिश है बेंगलोर के अंदर नॉर्मल रूप से होती है वो 650 mm पर एनम के हिसाब से होती है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बेंगलोर के अंदर बारिश जो है वो बढ़ने वाली, लगभग 1000 mm पर एनम तक पहुंच जाएगी। अब जब आप बेंगलोर को देखोगे तो बेंगलोर के अंदर क्या हालत है? बेंगलोर के अंदर शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ है, जिसकी वजह से पानी जो है वो वहीं पे रुक जाता है ना, क्योंकि अंदर जमीन के अंदर इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। क्योंकि मिट्टी नहीं है ना, कॉन्क्रीटाइजेशन है, नॉट जस्ट ग्रीनरी है नहीं, ठीक है। टैंक वगैरह, वेटलैंड वगैरह, तालाब वगैरह थे वो सब बूढ़ दिए गए और उनके ऊपर घर बना दिए गए। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हुआ कि बेंगलोर के अंदर पानी जो है वो जमा हो जाता है। अब जब बारिश ज्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ये जो पानी है वो शहर के अंदर जमेगा, जिसकी वजह से शहरों के अंदर आने वाले समय में और ज्यादा बाढ़ देखने को मिल सकती है, खास रूप से बेंगलोर के अंदर। अब जब बेंगलोर के अंदर अभी बाढ़ देखने को मिली तो हम लोग को यह दिखाई दिया कि लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। घरों में रहने वाले लोग ब्लेम कर रहे थे बिल्डर को कि वो ठीक से बना के नहीं गया यार, हम तो अच्छे रह रहे थे, ठीक है। कई सारे लोग सरकार को ब्लेम कर रहे थे, कई सारे लोग लोगों को ब्लेम कर रहे थे कि लोग ठीक से नहीं रहते हैं, नाली वगैरह साफ नहीं कराते हैं, ठीक है, कचरा कहीं पे ही फेंक देते हैं तो कंजेशन हो जाता है। पर एक्चुअल में ओवरऑल रूप से देखी जाए तो हर व्यक्ति की गलती है, पर खास रूप से गलती है करप्शन की। कई सारी वेटलैंड, कई सारे टैंक ऐसे होते हैं जो प्रोटेक्टेड होते हैं, जिन्हें बंद करके उनके ऊपर शहरीकरण करना अलाउ नहीं होता। कई सारे एरिया, कई सारे लैंड ऐसे होती हैं जहां पे इंक्रोचमेंट नहीं किया जा सकता, पर वहां पर इंक्रोचमेंट कैसे हो गया? शहरीकरण प्लान कैसे नहीं हुआ? क्योंकि करप्शन था। और जब करप्शन था तो उसी के ऊपर ही एडिटोरियल आया, कहा है कि करप्शन का एक बड़ा कारण क्या है कि भारत के अंदर लीगल सिस्टम, लॉ सिस्टम क्या कहता है। अगर मैं करप्शन कह रहा हूं, आपके दिमाग में एक सरकारी बाबू याद आ रहा होगा कि कोई सरकारी बाबू होगा जिसने वो करप्शन किया होगा। भारत का लीगल सिस्टम ये मानता है कि करप्शन कोई करता है तो सरकारी आदमी, पब्लिक सर्वेंट करता है। प्राइवेट सेक्टर के करप्शन को करप्शन माना ही नहीं जाता, समझ रहे हो? तो प्राइवेट सेक्टर के करप्शन को करप्शन नहीं माना जाता। तो अब होता क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, मान लो कोई आईएएस ऑफिसर है और यहाँ पर एक आदमी जिसको काम कराना है, तो आईएएस ऑफिसर को पता है कि यार अगर मैं डायरेक्ट पैसा ले लूंगा तो मैं तो फंस जाऊंगा। अगर कल को इसने कंप्लेन कर दी, कोई रेड वेड पड़ गई तो मैं तो फंस जाऊंगा ना। कई सारी जगह पे छापे ही मारे जाते हैं। छापे क्या मारे जाते हैं? मतलब ऐसा ट्रैप बिछाया जाता है कि आप उसको पैसे देना, वो पैसे लेते हुए पकड़ा गया तो फिर हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। इस तरीके से ट्रैप भी बनाया जाता है। तो ये जो ऑफिसर होते हैं वो डायरेक्ट कभी भी पैसे नहीं लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं, बीच में एक मीडिएटर बैठाते हैं। जो मीडिएटर क्या करता है, इस व्यक्ति से पैसा लेता है और प्रॉमिस करता है ठीक है मैं आपका काम करा दूंगा, और फिर ये जो पैसे आते हैं वो आईएएस ऑफिसर के पास में चले जाते हैं। इस तरीके से करप्शन किया जाता है, ठीक है। मतलब प्राइवेट ऑफिसर की मदद से, प्राइवेट एजेंट्स की मदद से करप्शन होता है, पर भारत के अंदर जो प्राइवेट एजेंट है उसको एज अ करप्ट ऑफिसर, करप्ट व्यक्ति माना ही नहीं जा रहा है, ठीक है। लीगल सिस्टम के अंदर उसका करप्शन माना ही नहीं जा रहा। तो ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। दूसरी गड़बड़ क्या है कि हम लोगों को क्या लगता है, ई गवर्नेंस इज अ इफेक्टिव गवर्नेंस, जिसकी वजह से हम लोग करप्शन जो है वो कम कर सकते हैं, पर रोक नहीं सकते। मतलब ई गवर्नेंस की वजह से करप्शन कम हो सकता है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, पर करप्शन जो है वो खत्म नहीं हो सकता। जैसे ई गवर्नेंस के अंदर ऑनलाइन डाटा क्रिएट किया जाता है, जैसे बहुत सारे लैंड रिकॉर्ड क्रिएट किए गए, बहुत बड़े लैंड रिकॉर्ड्स हैं। ऐसी कंडीशन में कोई एकाध व्यक्ति घपले करता है तो इतने बड़े लैंड रिकॉर्ड में आपको वो एकाध व्यक्ति को पकड़ पाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क है, जिसके कारण से ई गवर्नेंस को एकमात्र सॉल्यूशन समझ लेना इज नॉट द राइट सॉल्यूशन। तो करप्शन को कम करने के लिए भारत को भी क्या करना चाहिए? भारत को एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि हमारे जो कानून है, हमारे जो नियम है, जो एंटी करप्शन मेजर्स हैं, जो भारत सरकार ने अभी तक उठाए हैं, जो भारत की कानून व्यवस्था ने अभी तक उठाए हैं, उन करप्शन को रेगुलर रिव्यू करो, उन्हें असेस करो, उन्हें इवेल्युएट करो। अभी क्या होता है
कि एक मेजर आता है कि हम लोगों ने करप्शन को ठीक करने के लिए ये कर दिया। उसके बाद में सरकारी लोग आते हैं, मतलब जो पॉलिटिशियन है वो आते हैं बाहर मार्केट के अंदर, उसके बाद में आके बोलते हैं कि देखो हम लोगों ने ये किया तो करप्शन खत्म ही हो गया, हम लोगों ने वो किया तो करप्शन इस हद तक खत्म हो गया। कमियां नहीं देखी जाती है करप्शन के मेजर्स की, एंटी करप्शन मेजर्स की, बल्कि वोट बैंक के लिए ये किया जाता है कि भले ही एंटी करप्शन मेजर कमजोर हो पर उन्हें बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, जिसकी वजह से करप्शन जो है वो कम नहीं होता। उन्हीं एंटी करप्शन मेजर्स के लूपहोल का प्रयोग किया जाता है और लूपहोल का प्रयोग करके उसे यूज किया जाता है करप्शन के अंदर ही। सेकेंड थिंग, कई बार ऐसे ब्यूरोक्रेट, ऐसे नागरिक, ऐसे पॉलिटिशियन जो ईमानदार होते हैं, जिनकी छवि बहुत अच्छी है, जो करप्शन करना ही नहीं चाहते, जो पैसे नहीं लेते करप्शन, ऐसे लोग अलग अलग चीजों में फंस जाते हैं। कई बार ऐसे लोगों के ऊपर अटैक कराए जाते हैं, कई बार ऐसे लोगों को साइडलाइन कर दिया जाता है। मेरी पहचान में एक सिविल सर्वेंट थे, मेरे शहर के अंदर जब कोविड-19 हुआ था तो उस समय पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रही थी। मतलब जो सरकारी अस्पताल था वहां पर हम लोगों को लग रहा था कि डेथ काफी अंडर रिपोर्टेड हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने सोचा कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो मैंने पहले हमारे इधर के जो कलेक्टर वगैरह उनसे बात की कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ही सेड कि यस हम लोग कुछ करते हैं। मेरी पहचान में एक सिविल सर्वेंट है, मैंने उनसे बात की कि यार मतलब इस तरीके की चीज हो रही है और आईएएस मतलब हमारे यहाँ पर जो कलेक्टर है वो इतना अच्छे से एक्शन ले नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार तेरे को एक बात बताता हूँ मैं। मैंने बोला बताओ। तो ही सेड कि यार ईमानदार ऑफिसर के साथ में क्या होता है कि मेरे साथ में एक ईमानदार ऑफिसर थे, बहुत ईमानदार, मतलब उनको मैं लेने गया था तो वो नॉर्मल ट्राउजर शर्ट और स्लीपर के अंदर बैठ के एक बस के अंदर आए थे, मतलब अपनी कार में भी नहीं आए थे। ही वॉज एन आईएएस ऑफिसर और वो कि सरकारी कार के अंदर नहीं आया, वो एक बस के अंदर आया और बस के अंदर मैं उनको लेने गया था। और नॉर्मल स्लीपर, मतलब देख के लगेगा कि अरे ये तो ऑफिसर भी नहीं है, ठीक है, इस तरीके के ईमानदार। पर उन लोगों को काम दिया ही नहीं जाता, मतलब उनका काम आता है केवल इलेक्शन के समय। जितने भी ईमानदार ऑफिसर्स होते हैं उनको इनएक्टिव कर दिया जाता है या फिर उनका बहुत ज्यादा ट्रांसफर कराए जाते हैं। दे आर वेरियस ऑफिसर्स जो जिनका ट्रांसफर जितना साल की सर्विस नहीं उससे ज्यादा हुआ है। 59 टाइम ट्रांसफर हुआ है। अब आप समझो कि एक व्यक्ति काम कर रहा है 30 साल मैक्स टू मैक्स या 40 साल मैक्स टू मैक्स, है ना, 21 साल की उम्र से मान लो 60 साल की उम्र तक काम कर रहा है, उसके अंदर 59 साल तक 59 बार ट्रांसफर, एक साल में दो बार का ट्रांसफर, ऐसा एवरेज है कई सारे लोगों का, कई सारे ईमानदार ऑफिसर ऐसे। तो अगर इस तरीके के एक्शन ईमानदार ऑफिसर के खिलाफ होंगे तो जो ईमानदार ऑफिसर है वो इससे डिमोटिवेट होगा और जो बेईमान ऑफिसर वो उससे क्या होगा, मोटिवेट होगा कि अरे इससे अच्छा तो ऐसा कर लेता, मेरे जैसा कर लेता, बच जाता, ऐसी चीजें हो जाती है। तो अगर करप्शन को रोकना है ना तो ऐसे प्रकार के लोगों को प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है जो ऑनेस्ट है, जो ईमानदार है। थर्ड थिंग, मोरल वैल्यू, एथिकल बिहेवियर, ये सारी चीजें जो है पढ़ाना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे एक बड़ी समस्या ये है कि मोरल वैल्यू जो हम लोग सीखते हैं वो रिलीजन के आधार पर सीखते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर मोरल साइंस है वो भी ग्रेडिंग सब्जेक्ट है, बच्चे उसकी किताब भी नहीं लेते। आप खुद बताओ आपने ली थी क्या, ठीक है। तो मोरल वैल्यूज जो हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक समय ऐसा हुआ करता था जब बच्चे गुरुकुल जाया करते थे तो उस समय पे मोरल साइंस ही स्पेशली पढ़ाया जाता था कि तुम्हारी मोरल वैल्यूज क्या है, तुम्हारी नैतिक चीजें क्या है, जो ईमानदारी जो है वो इनकलकेट करता था, प्रोबिबिलिटी इनकलकेट करता था। पर वो जो मोरल एजुकेशन है वो बच्चों को दी नहीं जाती। तो शुरुआत से वो मोरालिटी वाला इशू जो है वो बचपन के अंदर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बचपन से इस प्रकार की अगर एजुकेशन होती है तो उसकी वजह से बच्चों के अंदर वो डेवलपमेंट होता है। अभी क्या होता है कि एथिक्स वगैरह जो है वो बड़े होने के बाद 21 साल की उम्र के बाद पढ़ाया जाता है, उसका थोड़ा असर पड़ता है पर वो बहुत असर नहीं देता है। बचपन के अंदर समझाई हुई चीजें लंबी चलती है, लॉन्ग टर्म चलती है। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर एनालाइज की गई। इसके अलावा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। द ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल ऑफ 2022, भारत सरकार को टेलीकम्युनिकेशन को कंट्रोल करने की बात की गई थी। टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड काफी सारे काम भारत सरकार को दिए गए, जैसे सर्विस देना, है ना, लाइसेंस देना, जैसे अभी स्पेक्ट्रम वगैरह बटा था वो स्पेक्ट्रम को अलोकेट करना। पर ये सारे काम सरकार के अंदर बैठे हुए सरकार खुद नहीं करेगी, जैसे मोदी जी आके नहीं कर देंगे, ठीक है, उसके लिए कोई एक्सपर्ट की आवश्यकता लगेगी। तो 1997 के अंदर ऐसे एक्सपर्ट की आवश्यकता लगी क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर जो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका था।
क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर अब इंटरनेट भी देखने को मिल रहा था, टेलीकॉम सर्विस वाले इंटरनेट दे रहे थे, ईमेल सुविधा, एसएमएस सुविधा, ये सब देखने को मिल रहा है, मल्टीपल सुविधा, आजकल वीडियो कॉल वगैरह भी देने को मिल रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर रेगुलेशन बहुत ज्यादा आवश्यक थे, जिसके कारण से तराई का गठन किया गया। अब जब तराई का गठन किया गया तो ये जो तराई है ये टेलीकम्युनिकेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। टेलीकम्युनिकेशन भारत के अंदर एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, मतलब उसको एक स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। बस इतना इस टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट को वापस से पढ़ो, क्या लिखा है, द ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल, मतलब अभी बिल जो है वो ड्राफ्ट फॉर्म में, अभी तो पार्लियामेंट के अंदर ठीक से पेश भी नहीं हुआ है, अभी वो ड्राफ्ट फॉर्म में और अभी वो बिल है, इसके अंदर काफी सारे चेंजेस होंगे। अगर हम लोग इसको अभी से पढ़ेंगे तो यूपीएससी के आते आते ये बिल शायद चेंज हो चुका होगा और शायद ये एक्ट बन भी चुका होगा, तो जब एक्ट बनेगा तब पढ़ेंगे। कभी बिल के ऊपर सवाल नहीं पूछे गए हैं यूपीएससी द्वारा, क्योंकि यूपीएससी समझदार है ना, मतलब टेस्ट सीरीज जो बना रहे हैं आपकी कोचिंग के, उस वैसे मूर्ख लोग वहां पर नहीं बैठे, वहां पर जो लोग बैठे हैं वो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है। उनको पता है कि आज मैं अगर ऐसा टॉपिक उठा के बिल पे मैं क्वेश्चन दे देता हूं, कल ही पार्लियामेंट चेंज कर दी अगर बिल, तो मेरे को आंसर की चेंज करनी पड़ जाएगी, ये एक्स्ट्रा मार्क्स देने पड़ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत डायनेमिक चीज होती है बिल। इस कारण से बिल के ऊपर सवाल नहीं पूछे जाते हैं। इन बिल से रिलेटेड चीजों को आप अपने आंसर के अंदर लिख सकते हो, पर ये ड्राफ्ट फॉर्म में, इस कारण से मैं इसके ऊपर डिस्कस करना सही नहीं समझ रहा हूँ, ना ही मैं समझ रहा हूँ कि आपको पढ़ना भी चाहिए चीज को, ठीक है। इसके अलावा फिर बात करते हैं जीएस1 के ऊपर। यूनेस्को के द्वारा 50 आइकनिक इंडियन टेक्सटाइल को लिस्ट किया गया है, ठीक है। तो आपने कल्चर वाला साइड देखा होगा, है ना, आर्ट एंड कल्चर के अंदर यूनेस्को के ऊपर, यूनेस्को के जितने भी प्रोडक्ट वगैरह रहते हैं, जिनको भी ये हेरिटेज साइड या कल्चर साइड घोषित करते हैं, उसके ऊपर कई बार सवाल देखने को मिले प्रीलिम्स में। ये टॉपिक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ना कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेंस के अंदर टेक्सटाइल वगैरह के ऊपर क्वेश्चन कम आते हैं, आर्कोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, है ना, भक्ति मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन दिखाई देते हैं, लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन दिखाई देते हैं, कल्चर के ऊपर क्वेश्चन दिखाई देते हैं, ठीक है, और आर्ट शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। क्योंकि डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो आपके सिलेबस के अंदर जो पहली लाइन लिखी है उसके अंदर लिखा है आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर, तो इन्हीं शब्द का रिपीटेशन आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा। तो आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर ये चीज आपको पढ़नी होती है। साथ में भक्ति मूवमेंट जो है वो काफी सारे आर्किटेक्चर को इम्पैक्ट करता है, तो इसको पढ़ना हो। साथ में बुद्धिज्म और जैनिज्म, इनके ऊपर सवाल आते हैं, इनटेंजिबल हेरिटेज साइट वगैरह के ऊपर इतने सवाल आते नहीं है। तो जो आर्कोलॉजी है, जो यूनेस्को हेरिटेज साइट में आर्कोलॉजी है, जो आर्ट है, उसे लिख के रख लो, ठीक है। उसके अलावा जो टेक्सटाइल वगैरह, इनके ऊपर जनरली क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है, मेंस के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसका आंसर इसके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करो कि यूनेस्को ने लगभग 50 एक्सक्लूसिव और आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट देश के लिस्ट किए हैं, जिसके अंदर तमिलनाडु का तोड़ा एम्ब्रॉयडरी जो होती है और सुंगाड़ी जो होती है, इसे लिस्ट किया गया है। साथ में हिमरू हैदराबाद का, बंदा टाई डाई, टाई डाई करके एक प्रकार की टी शर्ट्स वगैरह आती हैं जिनको टाई करके डाई किया जाता है, तो वो टाई डाई जो होती है वो संबलपुर की उड़ीसा के अंदर, उसे भी यहाँ पर लिस्ट किया गया। ऐसी 50 अलग अलग टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी को लिस्ट किया गया, टेक्सटाइल तरीकों को लिस्ट किया गया। यूनेस्को ने बताया है कि यार साउथ एशिया के अंदर हम लोग कई सारी ऐसी चीज पाते हैं जो इंटेंजिबल है, जो अलग है, सबसे डिफरेंट है, बट उसके बावजूद भी हम लोग उसे प्रोटेक्ट उस लेवल पे नहीं कर पाते, क्योंकि जो साउथ एशिया है उसके जो पुरानी हेरिटेज है उसके अंदर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं, तो वो चीज जो है वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा GS2 के अंदर इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत अत्यधिक इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट जजमेंट, ठीक है। ये प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्ट तो नहीं आएगा, पर मेंस के अंदर आ सकता है, ठीक है। मेंस के अंदर आंसर के अंदर आपको काफी ज्यादा काम आएगा, इक्वल अबॉर्शन राइट्स, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि एक महिला जो प्रेग्नेंट है, अगर वो अबॉर्शन करवाना चाहती थी तो मेडिकल, अगर एक महिला अबॉर्शन करवाना चाहती थी
तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत कराती थी। उसके बाद में इसके अंदर 2021 के अंदर काफी ज्यादा अमेंडमेंट, मतलब बैक टू बैक अमेंडमेंट होते रहते हैं। 2021 के अंदर रिसेंट अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। तो एमटीपी एक्ट के तहत ये होता था। हालांकि एमटीपी एक्ट के अंदर ऐसी महिलाएं जो मैरिड नहीं है उन्हें भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने का अधिकार था, पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीच में इंटरफेरेंस किया गया था। और उसके बाद में ऐसी महिलाएं जो सिंगल महिलाएं थी, जिनकी शादी नहीं हुई थी, जो मैरिड नहीं थी, ऐसी सिंगल महिलाओं को टर्मिनेशन करने के लिए अलाउ नहीं था, ठीक है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट द्वारा इक्वल अधिकार महिलाओं को दिए गए। कहा गया है कि महिलाएं 20 से 24 हफ्तों के अंदर अगर सिंगल महिला है तो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती है, सेफ और लीगल अबॉर्शन करा सकती है। अभी तक 20 हफ्तों के अंदर हो सकता था, अब 20 से 24 के बीच में भी अलाव कर दिया। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो पॉक्सो एक्ट होता है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत अगर कोई माइनर बच्ची है, वो अगर प्रेग्नेंट हो गई है और वो अगर डॉक्टर के पास में गई है और डॉक्टर के पास में जाके कहती है कि डियर डॉक्टर प्लीज ये जो प्रेगनेंसी है इसे टर्मिनेट करो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अभी तक क्या होता था कि डॉक्टर को, पुलिस को बताना पड़ता था कि ये फलाना फलाना लड़की है जिसके अंदर प्रेगनेंसी देखने को मिली, और पुलिस उसका पूरा केस रजिस्टर करती थी। ये पॉक्सो एक्ट के अंदर था। वहीं उस बच्ची की डिग्निटी के लिए, उस लड़की की डिग्निटी के लिए इन सारी चीजों को रिलीज करना सही नहीं है। ऐसी कंडीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी कहा गया कि डॉक्टर एक लड़की का नाम डिस्क्लोज नहीं करे, इवन वो लड़की माइनर ही क्यों ना हो। मतलब पॉक्सो एक्ट के साथ में एमटीपी एक्ट के बीच में हार्मोनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रिएट किया गया। अब बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 की बात कर रहा हूं, 1971 वाला पुराना हो चुका है। तो 20 हफ्ते के अंदर अंदर अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना है तो वो एक डॉक्टर की एडवाइस के अंदर करा सकती है, और यहां पर सर्टेन कंडीशन है। वहीं 20 से 24 हफ्ते के बीच में अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराना है तो 2 डॉक्टर की एडवाइस और प्रेजेंस होना जरूरी है। 24 हफ्ते के बाद कराना है तो 24 हफ्ते के बाद तो उसे फिर मेडिकल बोर्ड के पास में जाना पड़ेगा, और मेडिकल बोर्ड के पास में जाके परमिशन लेनी पड़ेगी। 30 हफ्ते के बाद कराना है तो उसके बाद में उसके को कोर्ट जाना पड़ेगा, और कोर्ट से जाके फिर परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। हालांकि अगर महिला की जान पे आ जाती है, अगर महिला की प्रेगनेंसी की वजह से लाइफ थ्रेट ऐसा डॉक्टर कह देता है, तो किसी भी केस में, कोई भी केस हो, दुनिया का कोई भी केस हो, एक डॉक्टर की प्रेजेंस के अंदर भी फिर मेडिकल टर्मिनेशन जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा 67 पॉर्न साइट जो है वो ब्लॉक की गई है। एक कोर्ट के ऑर्डर के बाद, पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसके बाद में रिसेंटली आईटी एक्ट का प्रयोग करते हुए 67 पॉर्न साइट जो है वो ब्लॉक कर दी गई है। ये 67 पॉर्न साइट जो ब्लॉक की गई है, क्या ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है प्रोफेशन का? नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 19 के अंदर क्लियरली कहा गया है कि अगर आपका प्रोफेशन, अगर कोई सी भी चीज डिसेंसी और सोसाइटी की मोरालिटी के खिलाफ है तो उसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। आईटी एक्ट 2000 के अंदर पॉर्न साइट के ऊपर बैन लगाया जा सकता है, और लगभग 67 पॉर्न साइट के ऊपर और एक्स्ट्रा बैन जो है वो भारत सरकार द्वारा लगाया गया है, ठीक है। इसको बस दिमाग में रखना, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज देखने को मिल रही है, पीएफआई, ठीक है। रिसेंटली मैंने बताया था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है जो कि केरला के अंदर ऑपरेट करती थी। पूरे देश के अंदर इसका ऑपरेशन जो है वो चलता था। इसके ऊपर रेड मारी गई थी रिसेंटली। पीएफआई के जितने भी एसोसिएट है, जितनी भी सब्सिडरी कंपनीज है, इन सबके ऊपर बैन लगा दिया गया। अब जब उनके ऊपर बैन लग गया तो पीएफआई के ऊपर रेड पड़ी तो कई सारी जानकारी बाहर आई। ये पता चला कि पीएफआई जो है वो टर्की और कई सारी जगहों के एक्सट्रीमिस्ट के साथ में काम कर रही थी, ठीक है। जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिला था कि आईएस के साथ में भी, इस्लामिक स्टेट के साथ में भी इसका जुड़ाव था, इसका एसोसिएशन था। इतना ही नहीं, कई सारे ऐसे इंटेंसेस देखने को मिले थे जिसके अंदर मोहम्मद इस्माइल मोहिद्दीन करके एक व्यक्ति थे जो कि
कन्नूर केरला के अंदर थे और इसी संस्था से जुड़े हुए थे। इन्हें टर्की भेजा गया था टर्की की अथॉरिटी से मिलने के लिए। इतना ही नहीं, देयर इज अनदर पर्सन नोन एज शाहजहां। शाहजहां जो है वो इसी पीएफआई की एसोसिएट कंपनी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट से जुड़ा हुआ था। 2006 के अंदर यही व्यक्ति जो है वो जुड़ा था और 2008 के अंदर इसी को एक्सट्रीमिस्ट कन्वर्ट करके आईएस के पास में भेजा गया था। ठीक है, ऐसा यहां पर पाया गया है। वहीं रिसेंटली क्या हुआ है कि जब से पीएफआई के ऊपर बैन लगा है, तो पीएफआई के ऊपर बैन लगने के बाद से सोशल मीडिया के ऊपर कम्युनल चीजें जो है बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है। कम्युनल पोस्ट जो है वो लगातार आ रही है। ऐसी कंडीशन में सेंटर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि इस चीज के ऊपर कंट्रोल करो। ठीक है, इसके अलावा जीएस3 के ऊपर देखते हैं कि यूक्रेन के ऊपर वेट एंड सी, रशिया रेफरेंडम के ऊपर इंडिया की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो रशिया का रेफरेंडम क्या है, देखो कल सॉरी मैं क्लास नहीं ले पाया है ना, और लेट मी अनाउंस वन थिंग, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। एक्चुअली मैं घर गया हूँ, मतलब मैं घर पे हूँ अभी, है ना, नवरात्रि के अंदर, तो वो कुल देवी की पूजा होती है, तो उसके लिए मैं अभी गाँव जाऊंगा। कोशिश ये रहेगी कि लेक्चर किसी भी दिन लेट ना हो, पर 1 तारीख के दिन लेक्चर लेट होगा और 4 तारीख के दिन लेक्चर जो है वो लेट होगा। ठीक है, 2 तारीख के दिन नहीं होगा, 3 तारीख के दिन भी समय पे लेक्चर मैं ले लूंगा, पर 1 और 4 तारीख को लेक्चर लेट होगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, लेक्चर लेट होगा पर होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अब हम लोग बात कर रहे थे, रशिया जो है, रशिया ने अनाउंस कर दिया था यूक्रेन के अंदर कि हम लोग एक रेफरेंडम कराएंगे, मतलब लोगों से पूछेंगे कि वो यूक्रेन में रहना चाहते हैं या वो रशिया के अंदर रहना चाहते हैं। भारत की पोजीशन इसके ऊपर वेट एंड वॉच वाली है। ठीक है, बस वही खबर है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो ऐसा सिट एंड कमेंट करो। वो जो मंथली करंट अफेयर्स है वो हम लोग इस संडे से शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल। इस संडे से शुरू नहीं करेंगे, आई थिंक अगले संडे से शुरू करेंगे, क्योंकि मैं घर पे आया हुआ हूँ तो अभी उसके ऊपर इतना काम कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो अगले संडे से हम लोग उसको शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आज जय हिंद जय भारत।